भारत का मत स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से होना चाहिए। Mr. Modi brought us a gift, a very, very good toffee. मैं इस मेडल को अत्यंत विनम्रता के साथ भारत के अन्नदाताओं को यह मेडल समर्पित करता हूं। हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिलाते। दिस इज एन इंसल्ट टू द पीपल ऑफ इंडिया। तालियों के साथ यहाँ पर मौजूद जनता का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार दिखा दीजिए, हमारी जो तमाम दर्शक यहाँ पर आए हैं उनको स्क्रीन पर दिखाइए भाई। अलग अलग कॉलेजेस से ये तमाम युवा आज हमारे साथ आए हुए हैं जो इस चर्चा में शामिल होंगे। वो सवाल भी पूछेंगे। 5 देश 57 समझौते, आज इस पर चर्चा होगी। 5 देशों की यात्रा पूरी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौटे हैं। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान 57 अहम समझौतों की चर्चा आज खुद कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने की। इस दौरान वो 50 से अधिक बड़ी ग्लोबल कंपनीज के सीईओ से भी मिले हैं। प्रधानमंत्री की 5 दिनों की इस यात्रा पर बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें हर देश के साथ भारत को हासिल हुई उपलब्धियों को भी बताया गया है। आइए आपको दिखाते हैं। Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. इस बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के लिए कहा कि 5 देश और 5 दिन एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत विश्व पटल पर बड़ी मजबूती के साथ खड़ा है। सरकार ने आज राहुल गांधी के उन हमलों का भी जवाब दिया जिसमें राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहे हैं। सुनिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भारत ने तो स्वीकार किया ही है। आज पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को आदर सम्मान के साथ, विश्वास के साथ, बड़ी उम्मीदों के साथ देखता है, सम्मान करता है। मैं समझता हूं ये यात्रा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी, ये हर देशवासी के लिए कुछ ना कुछ कॉन्क्रीट आउटकम लेके आई है। नकारात्मक सोच रखने वाले राहुल गांधी जी अपने स्वभाव का परिचय, अपने चरित्र का परिचय अपने शब्दों में, अपने भाषणों में बार बार दे रहे हैं। एक के बाद एक वो चुनाव में हारते हैं, उसका जो फ्रस्ट्रेशन है, उसकी जो एक प्रकार से उनमें खुंदकी भावना है वो नजर आती है। जिस प्रकार से वो गाली गलौज पे उतर आए हैं, क्या नक्सलवाद को खत्म करना गद्दारी है या नक्सलवाद को वर्षों वर्षों तक कांग्रेस के शासन में पनपने देना वो गद्दारी है? इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को सरकार जितना सफल बता रही है, कांग्रेस उतना ही उसमें आलोचना कर रही है। वो अलग बातें कह रही है। कांग्रेस ने आज बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री टॉफियां बांटने, जनता से नैतिक अपील करने में व्यस्त है। देश के पैरों तले जमीन खिसक रही है। ये कांग्रेस पार्टी का औपचारिक पोस्ट है। हमें आर्थिक नीतियों में एक अमूलचूल बदलाव की जरूरत है, लेकिन मोदी सरकार के पास आत्म प्रशंसा के अलावा कोई नया विचार नहीं। प्रधानमंत्री ज्ञानेश के जरिए चुनाव तो मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर उन्हें तुरंत ज्ञान लेने की जरूरत है। कल राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कहा था कि मोदी जी, आप मेलोडी रील पर उन्होंने टिप्पणी की थी और कहा था कि आप देश के दर्द का अपमान कर रहे हैं। सुनिए। हिंदुस्तान में आर्थिक तूफान आ रहा है। तेल के, पेट्रोल, डीजल, एविएशन फ्यूल के दाम आसमान को छुएंगे। फर्टिलाइजर की कमी होगी, फर्टिलाइजर महंगा होगा, किसानों को नुकसान होने वाला है। अर्थव्यवस्था पर भारी झटका पड़ने वाला है। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सोना मत खरीदो, ज्यादा गाड़ी मत चलाओ और विदेश मत जाओ।
और फिर विदेश जाकर हजारों करोड़ रुपए के जहाज में विदेश जाकर उधर वो इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी टॉफी खिला रहे हैं। दिस इज एन इंसल्ट to the people of India. This reel that the Prime Minister has made is an insult to the people of India and what they're suffering. चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। तालियों के साथ स्वागत कीजिए गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। मनोज काका जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। ताली थोड़ा बजा लीजिए आप लोग। और हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए सवाल यह है कि अब विपक्ष कह रहा है कि भाई क्या हासिल हुआ इन 5 देशों के दौरे पे, और राहुल गांधी ने कड़ी आलोचना प्रधानमंत्री की है। क्या जवाब है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जब देश के प्रधानमंत्री विदेशी यात्रा पर होते हैं तो देश का हित ही होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। आपकी रिपोर्ट भी दिखा रही थी। लेकिन ये जनता से भी जो है एक सवाल है, जब देश के प्रधानमंत्री जी देश से बाहर हों, देश हित में समझौते कर रहे हों, तो भारत के नेता प्रतिपक्ष को क्या है ऐसी मजबूरी कि बार बार केवल नरेंद्र मोदी जी को गाली देना? और देश का प्रधानमंत्री अगर गद्दार है तो मैं कहता हूं राहुल गांधी भी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी तो वो है कि अगर आज भी आ जाए नेता प्रतिपक्ष पर तो नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाएंगे कि पहले मेरे ऊपर आए फिर राहुल गांधी पे आए। तो इसलिए यह आलोचना का एक विषय है कि राहुल गांधी हमेशा नकारात्मक राजनीति क्यों करते हैं। दूसरा, ऐसा क्यों है कि जब भी नरेंद्र मोदी जी बाहर होते हैं तो इस तरह की बेकार की टिप्पणियां आती हैं। और हमने देखा 32 हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। राहुल गांधी क्यों जलते हैं? राहुल गांधी जी को भी तो कुछ अवार्ड मिले हैं। हाफिज सैयद पीस प्राइज, जॉर्ज सोरस यूनिटी अवार्ड, और सबसे बड़ी बात है पोगो चैनल का बेस्ट कार्टून अवार्ड राहुल गांधी को ही मिला है। इसलिए वो जो है कह रहे हैं कि भाई 32 और मुझे 3। दूसरी बात अंजना जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। बार बार ये कांग्रेसी झूठ का प्रचार करते हैं इस मंच से। सबसे पहले सारे दर्शकों से कहूंगा, करोड़ों में, आप देखिए, पहला झूठ, जब गैस सिलेंडर का संकट नहीं था और आज भी संकट नहीं है, कटौती करने के लिए कहा है, संकट नहीं है। 2011 की तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली और कहा देखिए कतारें लगी हुई है पूरे भारत में और गैस के सिलेंडर खत्म होने जा रहे हैं। जब बताया गया ये तो 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, तो डिलीट करके भाग गए। दूसरा, 2 जहाज जब आ रहे थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और भारत की तरफ आ रहे थे तो पवन खेड़ा, इनके नेता हैं, खेड़ा वही पेड़ा वाले समझ गए ना, भाग गए थे जब पुलिस आई थी। तो वो बता रहे थे ये 2 जहाज भारत नहीं आ रहे हैं, ये कहीं और जा रहे हैं। वो दोनों जहाज भारत आए अंजना जी, ये इतिहास गवाह है, आज तक ने दिखाया। तो उसके बाद वो ट्वीट डिलीट कर दिया। तीसरा झूठ, हम सब जानते हैं चुनौती का समय है, संकट नहीं चुनौती का समय है। नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी, उस अपील पे क्या झूठ फैला रहे हैं कि रूस से कच्चा तेल भारत नहीं ले रहा और रूस के कहने पे ही लेता है, अमेरिका के कहने पे ही रूस से तेल लेता है। मैं कहता हूं, आंकड़ों के साथ कहता हूं, एनडीए के समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने 30 से 35% जो आयात किया है कच्चे तेल का रूस से किया है, इनके समय में 1%। दूसरा, 2026 में भी एक भी दिन बता दें जब रूस से कच्चे तेल का आयात नहीं हुआ है। तीसरा, करीब 25 बिलियन $US भारत ने बचाए हैं क्योंकि रूस से हम कच्चा तेल का आयात कर रहे हैं। और जब शुरू किया था तो यही कांग्रेस पार्टी कहती थी रूस से ना लेना, गलत हो जाएगा। आज ये कहते क्यों नहीं ले रहे? इसलिए मैं कहता हूं इनको दर्द होता है तो इतना ही है, मेलेडी खाओ खुद जान जाओ। एक मेलेडी राहुल गांधी को भी खिलाओ और खुद समझ में आ जाएगा। वरना एक और कहावत है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। आजकल लोग कह रहे हैं नकली गांधी क्या जाने मेलेडी का स्वाद। चलिए
अबे दुबे जी, हालांकि मैं गौरव जी इतना ही कहूंगी कि आपने उनके नेता के बारे में कहा, फिर इधर से शुरू होगा और फिर नेताओं के अपमान की एक गद्दार नहीं रेस कहा, लगेगी। गद्दार नहीं कहा, कम से कम गद्दार नहीं कहा। अंजना जी, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, जिस तरह के देश के प्रधानमंत्री को गद्दार बोलते हैं, लानत है ऐसी कांग्रेस पार्टी पे, मुंह पे कहता हूं। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के लिए होता है तो आप उससे इनकार नहीं कर सकते हैं, गद्दार जैसे शब्द का गृह मंत्री और पीएम के लिए इस्तेमाल। लेकिन इससे ज्यादा वो एक तो निजी यात्रा पर नहीं गए थे घूमने के लिए, है ना, वो 57 वहां पर समझौते भी हुए हैं और हमारे तेल गैस की आपूर्ति यूएई से शुरू हुआ ये पूरा सफर। अब ऐसे में इसका मजाक उड़ाना क्या सही है? मैं मेरे देश के प्रधानमंत्री को वफादार कहना चाहता हूं, मगर आप तय करिए क्या यह वफादारी है? अडानी ने 2300-2400 करोड़ रुपए का जुर्माना अमेरिका में भरा है। मुकदमा क्या था कि हिंदुस्तान में 2000 करोड़ रुपए से अधिक की रिश्वत दी है एनर्जी के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए। अमेरिका ने मुकदमा क्यों सिक्योरिटी एक्सचेंज ने दर्ज किया? क्योंकि वो वहां के निवेशकों से इन्होंने पैसा उठाया था। मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कहूं, लेकिन जब 500 बिलियन डॉलर की डील प्रधानमंत्री जी अमेरिका के हितों में करेंगे और भारत के हितों को ठुकरा देंगे, तब मैं मेरे प्रधानमंत्री को कैसे खुददार कह दूं, वफादार कह दूं? आपने अभी बड़ी बड़ी बातें की। रशिया से हम 1% क्यों लेते थे? क्योंकि ईरान से आता था। अमेरिका ने कहा कि ईरान से पेट्रोल क्रूड ऑयल लेना बंद कर दो, इन्होंने बंद कर दिया। अमेरिका ने कहा कि चाबहार पोर्ट हमने 14,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, वो छोड़ दो, प्रधानमंत्री जी ने छोड़ दिया। प्रधानमंत्री जी से हम अपेक्षा ये करते हैं कि जो बातें वो देश के लोगों से अपेक्षा करते हैं वो खुद पर भी तो लागू करें। आपने कहा कि मित्रों, बहनों, भाइयों, हमारे क्रूड ऑयल का संकट है, पेट्रोल डीजल बचाना। 5000 बसें लेकर पश्चिम बंगाल की और असम में लोगों को इकट्ठा किया, आपने जलसा किया प्रधानमंत्री जी। उसके तत्काल बाद एयर शो के लिए फोटो सेशन करा रहे हैं। अरे उसमें फ्यूल कंज्यूम नहीं होता है क्या प्रधानमंत्री जी? तो आप शिक्षा तब दीजिए जब खुद पर लागू करते हो। हमने सवाल ये उठाया कि प्रधानमंत्री जी, आपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्यों प्रधानमंत्री जिम्मेदार है? समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। इस क्राइसिस के लिए मेन पॉइंट क्या है आपका आर्ग्यूमेंट का? वो अभी आपको आएगा 2 घंटे चाहिए, शॉर्ट में बताएंगे, 2 घंटे लगेंगे। प्लीज अभय जी जल्दी से। इन सारी चीजों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार है जो आज के क्राइसिस है। महंगाई का मातम पसरा हुआ और वहां मेलोडी खिला रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको समय रहते आपने क्यों नहीं तैयारी की, बताइए। हमारे स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व कांग्रेस पार्टी ने 2005 में स्टेब्लिश किए थे, जिसका फीता आपने काटा 5.3 मिलियन मेट्रिक टन का। आपने बड़ी बड़ी घोषणा की कि मैं 6.5 मिलियन मेट्रिक टन के और बना रहा हूं। आज तक उसकी जमीन अधिग्रहित नहीं की, 12 साल हो गए प्रधानमंत्री जी। हमारे 32 में से 25 प्लांट यूरिया के, जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन, अभी कह रहे थे मैं किसान भाइयों को समर्पित करता हूं अपना अवार्ड, तो फर्टिलाइजर हिंदुस्तान में 390 मिलियन मेट्रिक टन की आवश्यकता है इस खरीफ के सीजन में प्रधानमंत्री जी। 51% अवेलेबल स्टॉक में है और 78 मिलियन मेट्रिक टन सिर्फ आपका प्रोडक्शन और इंपोर्ट हुआ है। त्राहिमाम होने वाला है। किसानों को खाद की 7 करोड़ हेक्टेयर खेती के लिए खाद नहीं है भारत के पास, कहां से प्रबंध करोगे? आपको नवंबर 25 में हमला हुआ था, अमेरिका ने किया, तब से आपने तैयारी नहीं की प्रधानमंत्री जी। क्यों नहीं की? हमारे 1 करोड़ लोग गल्फ में रहते हैं। 27 फरवरी को युद्ध, ये 28 से आक्रमण शुरू हुआ था, 28 फरवरी से युद्ध शुरू होता है। आप 4 मई के नतीजे के बाद, ये सवाल मुझे लगता है पिछले कम से कम 10 डिबेट में मैं पूछ चुकी हूं, ये इनका सवाल आज भी है, उस पर आप जवाब दीजिए। दूसरा, वो कह रहे हैं आपने मैन्युफैक्चरिंग कितनी बढ़ाई, आपने कितना प्रोडक्शन देश का बढ़ाया कि आज भी हम पूरी तरह से आयात पर निर्भर है, इंपोर्ट पर निर्भर है, और इसीलिए तो हमारे विदेशी मुद्रा एक बात जोड़ दूं, उसका अंजना जी ने कहा है उसका प्रमाण देखना हो तो जीएसटी में इंपोर्ट का कंपोनेंट देखना। अरे सर, पेट्रोल डीजल को लाइए ना जीएसटी में, 20% दाम सबका कम हो जाएगा भैया। 43 लाख करोड़ रुपए का डाटा कहते हैं जीएसटी काउंसिल में, आप अपोज करते हैं इसको? हमने नहीं किया कभी आज तक, हमने कभी आज तक नहीं किया। और जीएसटी का कानून है, समझ लीजिए। हमारे दर्शक भी सुनिए, 20% कटौती हो जाएगी पेट्रोल डीजल की कीमतों में अगर उसको जीएसटी में ला दिया जाता है। आखिरी बात कहने दीजिए, बहुत महत्वपूर्ण। जल्दी आज भी हम कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, $108 पर बैरल क्रूड ऑयल था। हम कितने में दे रहे थे? 70 रुपए और 65 रुपए में पेट्रोल और डीजल दे रहे थे। हम 4000 करोड़ रुपए सब्सिडाइज कर रहे थे, मतलब 1,64,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ कलेक्ट करते थे और 1,64,000 करोड़ की सब्सिडी देते थे। ये क्या कर रहे हैं पता है? सब्सिडी का बर्डन कितना है? सिर्फ 30,000 करोड़ और 4 लाख करोड़ रुपए हर साल हमारी जेब से निकालते हैं। अगर आज $120 पर बैरल भी कीमत हो जाए तो कीमत बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि रिलायंस के पंपों को नुकसान हो रहा है साहब। रिलायंस के पेट्रोल
पंपों को नुकसान से बचाने के लिए सिर्फ ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। चलिए जवाब दीजिए तीनों ये सवाल। कांग्रेस को सुनिए और चाहे राहुल गांधी को, हाथी को गोद में बैठाना, चींटी को नहलाना, बैल का दूध निकालना और राहुल गांधी को समझाना ये असंभव है, ये मैं जान गया। आप सुनिए, बीच में नहीं बोला, बीच में नहीं बोला। अंजना जी तथ्यों पर बात करो। तथ्यों पे ही आ रहा आओ, हूं, अभी भागेंगे आप, बीच में टोकेंगे, आप सब देखेंगे। बारी बारी वो नहीं हो पाएगा इनसे। चलिए देखिए क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूं भारत कहां खड़ा है मजबूती से और पूरे विश्व में क्या हो रहा है। ये जो वैश्विक संकट है, ये कोई भारत युद्ध नहीं कर रहा या मोदी जी ने नहीं किया, लेकिन तब भी मोदी जी ने सारे नागरिकों की सुरक्षा कैसे करिए मैं बताता हूं। पहला, महंगाई, ये पूरे विश्व के आंकड़े हैं, प्रतिष्ठित चैनल के ही हैं। मलेशिया में 56%, म्यांमार में 90%, पाकिस्तान का नाम नहीं लेता, भिखमंगा देश है, यूएई में 52%, अमेरिका में 45% और भारत में 4% महंगाई दर। दूसरा, आप तेल की कीमतें कितनी बढ़ी, आज तक की ही रिपोर्ट लेके आया हूं। मलेशिया में 58%, अमेरिका में 46%, चीन में 25%, फ्रांस में 22% और भारत में 3.2 और अभी और बढ़े 90 पैसे, तो आप 4 से 4.5%। ये फर्क है। 70 रुपए से 100 रुपए ले गए, किसी देश ने बढ़ाए हो 30 रुपए, बताओ। अंजना जी आंकड़े आए तो फिर अरे बताओ ना, डरना कैसे? विश्व का एक देश का नाम बता दो जिसने इतनी अधिक कीमत बढ़ाई हो। जब $20 पर बैरल आपका क्रूड ऑयल मिल रहा था, तब भी 100 रुपए में बेच रहे थे। ठीक है, जवाब दीजिए। अब किसने कितनी कीमत बढ़ाई? देखिए इसीलिए कहते हैं राहुल गांधी और उनके प्रवक्ता जैसी बुद्धि किसी को मत देना। भाई अब साहब, सुनिए ना, अरे भैया हो गया। मम्मी क्या कहना है डिबेट में आज? मम्मी सोनिया, मम्मी बताओ ना। अरे प्लीज ना, डिबेट कीजिए। हाँ तो डिबेट करने देंगे तो करेंगे ना, वरना फिर यही करना पड़ेगा। जब एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो फिर एंटरटेनमेंट पूरा हो जनता का, यही कर रहे हैं। इसके अलावा अब सुनिए कितनी कीमत बढ़ी पेट्रोल डीजल की, ये भी जानना जरूरी है। अच्छा, चैनल भी आज तक है सबसे तेज है, सही रिपोर्ट दी होगी। इसमें लिखा है पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी वो यूपीए के समय में 114% और डीजल की 155%। ऑयल का दाम बताओ। आप देखिए उस समय मैं पूछूंगी ना। अरे अभय जी रुकिए ना, ये रिपोर्ट मेरी ही है, लेकिन इसी पे उनका क्वेश्चन है। अच्छा है, क्रेडिट दे के बताइए। लेकिन उनका कहना है कि इस समय में जो कच्चे तेल की कीमत थी वो 100 के पार थी, 120-30 के आसपास, और फिर कभी 100 के नीचे नहीं आई थी 10 साल में। ये भी आप कह रही हैं? नहीं, ये मैं नहीं कह रही। धन्यवाद, बस तो मेरी बात हो गई। अब सुनिए, जब मैं आंकड़ा देता हूं तो रोका क्यों जाता है? सच्चाई सामने ना आ जाए, राहुल गांधी कैसे देश के लिए नुकसानदायक है ये समझिए। और यहां बढ़ी 114% यूपीए के समय में, हमारे समय में 35%, 35.3 ये पेट्रोल की। और डीजल जो इन्होंने 155% बढ़ाया 10 साल में, हमने 12 साल में 63%। कौन बेहतर है? और दूसरी बात, इनके समय में इकोनॉमी फ्रेजाइल 5 में थी, आज लार्जेस्ट इकोनॉमी 5th और 6th में माना जाता है, फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्जेस्ट इकोनॉमी। इन्होंने फॉरेन रिजर्व रखे थे कितने पे? $300 बिलियन। हमारे समय में $720 बिलियन तक पहुंचा, अभी $690 बिलियन। इनके समय में महंगाई दर 12%, अभी भी युद्ध के बावजूद 4%। इनके समय में करंट अकाउंट डेफिसिट करीब पहुंच गया 5%, हमने लाया 2.5 से 3% पे। क्या दिखाता है? एक मजबूत इकोनॉमी है भारत। और मैं एक बात अंत करूंगा ये कह के, ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो भारत की अर्थव्यवस्था को ठेस लगा सके। युद्ध होते रहेंगे, चुनौती जरूर है, लेकिन मजबूत होकर निकलेगी 140 करोड़ की जनता भारत की, ये यकीन है हमें। जवाब दीजिए। 40 रुपए की दाल 200 रुपए कर दी, कहते हैं महंगाई नहीं है। 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पास कर दिया। कभी पेट्रोल में नहाएंगे, कभी दाल पे इनको महंगाई महसूस क्यों नहीं होती पता है? 10,000 करोड़ रुपए इनके खाते में, जानते हैं आप? 10,000 करोड़। 8,000 करोड़ का तो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम किया। 1,20,000 रुपए गरीब का घर बनाने के लिए प्रधानमंत्री देते हैं। 500 करोड़ की 500 आलीशान इमारतें बन रही भारतीय जनता पार्टी की। मर्सिडीज में घूमेंगे, कहां आभास होगा साहब इनको महंगाई का? राहुल गांधी तो टूटी साइकिल पे चल रहे हैं, सपाटी लेके। आप कल्पना तो कीजिए, ये दाम कैसे बढ़े? ये खाने का तेल। राहुल गांधी अभी गए थे शपथ समारोह में, किस पे गए थे? इनके इन्हीं मस्खरी पे अगर ताली बचाएंगे तो देश को बचा नहीं पाएंगे। 200 रुपए तेल हो गया, 200 रुपए का भारत की जनता से खाने का तेल 200 रुपए का। भारत में कोलंबिया ये क्यों हुआ? विचार तो कीजिए। वहां पे बताइए। खाने का तेल में आग जब लगी, जब इनके दो धन्ना सेठ दोस्त मिले।
जो मैंने कहे तथ्य कोई गलत है तो बताइए। 42% ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ गया। प्रधानमंत्री जी ने मेरे कहा 2015 में 15 अगस्त को, किसान भाइयों आप ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन इतना रॉबर्ट वाड्रा से कहिए किसानों की जमीन ना हड़पे, हमने तो उनको एमएसपी फिर भी खाद्य तेल क्यों इंपोर्ट हो रहा है जानते हो आप? क्योंकि अडानी और रामदेव इस धंधे में हैं। पॉम ऑयल कौन इंपोर्ट कर रहा है पूछ लो। नेपाल एक दाना सोयाबीन पैदा नहीं करता है। 7 लाख मेट्रिक टन नेपाल से खाद्य तेल आ गया। क्यों आ गया साहब बताए जानते हैं? क्योंकि साफ्टा है वहां पर, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, वहां पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती। और क्लॉज है उसमें, जीरो ओरिजिन क्लॉज, जहां जिस देश में जो चीज पैदा नहीं होती वहां से इंपोर्ट नहीं कर सकते। इनके दोस्तों के खिलाफ प्रधानमंत्री जी कब कार्रवाई करेंगे? आप जिस दिन भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री जी क्रूड ऑयल के लिए 38 मिलियन मेट्रिक टन, 38 की जनता अरे क्या करोगे? अडानी जी ने जुर्माना भर दिया। ये साहस तो नोटिस दो, नोटिस तक नहीं देते हो। अडानी ने जुर्माना नहीं भरा, जिसमें राहुल गांधी अडानी से मिलते हैं पार्टी में, रेवंत रेड्डी एमओयू साइन करते हैं। 21,000 करोड़ के ड्रग्स मिले, 21,000 करोड़ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा भाटिया जी एक नोटिस तक नहीं दिया। अरे 1 ग्राम अगर कांग्रेस करे तो अच्छी है, 10 साल जमानत नहीं होती। क्या बात कर रहे हैं? कम से कम सड़कों पे तो ध्यान दो। श्रीलंका लगा दिया राहुल गांधी मत बनो, सत्ता की भूख काफी है भारत में, पूरे देश को बर्बाद कर दिया। अमेरिका के कहने से सारे निर्णय हिंदुस्तान ले रहा है। पाकिस्तान को आप देखो, इधर उधर की बातें खुद मनोज काका जी मोर्चा संभालिए। मनोज काका जी मोर्चा संभालिए। सेक्रेटरी अमेरिका का क्रिस्टोफर लेंडा वो धमकी देकर गया रायसीना डायलॉग में मोदी जी के सामने कि भारत को आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मोदी जी मौन रहते हैं, मुंह नहीं खोलते, क्या पता क्या डर सताता है। अच्छा अभय जी, आप चूंकि इतना डेटा लेकर आए, मैं एक फैक्ट पर एक सवाल आपसे पूछूं? ठीक है, हम किसको ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं रशिया को या अमेरिका को? अमेरिका। तो फिर हमारे हित कहाँ है? हाँ, बहुत अच्छा। हमारे हित कहाँ है? अंजना जी, आप ऐसा नहीं हो सकता कि हम अमेरिका से ट्रंप ने बोल दिया तो हम दुश्मनी ले लेंगे। हजारों, सवाल पूरा होने दीजिए। दुश्मनी नहीं, अच्छा। बहुत सारे लोग हैं जो भारत के वहां पर रहते हैं। हमें दोनों में से बीच का एक रास्ता निकालना है, जिससे हम रशिया का तेल हमारा बढ़ गया है, अब हम 35% के आसपास ले रहे हैं। और यह भी एक सच्चाई है कि टैरिफ का ऑर्डर अमेरिका चलाता है, और जिस तरह से वो पूरी दुनिया में इस तरह के टैरिफ्स लगाता है, वो कहीं ना कहीं सबको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब भारत को तय करना है कि हम रेयर अर्थ को अपना यूएसपी बनाएं या क्या यूएसपी बनाएं जिससे हम उसकी काट खोजें। लेकिन रशिया और अमेरिका को बैलेंस करना दोनों ही उतना जरूरी है। और सिर्फ एक्सपोर्ट की बात नहीं, हमारा सबसे ज्यादा धंधा वहां से होता है अमेरिका से, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो सब ताक पर नहीं डाला जा सकता है कि भाई हम लड़ेंगे अब ट्रंप से, लाओ तलवार मेरी, आज तो हम लड़ेंगे उससे। नहीं लड़ेंगे, ऐसे थोड़ी होता है कूटनीति। नहीं, ये लड़ेंगे और डरेंगे में अंतर है। बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं डरेंगे नहीं, ये देखिए नहीं डरने का प्रमाण। मैं एक आखिरी बात, ये प्रमाण है, थोड़ा आप उनको बोलने दीजिए। अभी यूपी का चुनाव है, वो ज्यादा सीट जीतेंगे। 2012 का एक आखिरी बात कहता हूँ मनोज भाई, आखिरी बात 2012 का प्रमाण है। हिलेरी क्लिंटन हिंदुस्तान में आई कि ईरान से तेल खरीदना भारत बंद करे। एक पत्रकार ने सवाल पूछा, जानते क्या जवाब दिया हमारे विदेश मंत्री ने? उन्होंने कहा कोई एक देश दूसरे देश पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, हम तेल खरीदना जारी रखेंगे। ये हिंदुस्तान का आत्मबल तो जानिए प्रधानमंत्री जी। सरेंडर क्यों हो गए आप? हम कह रहे हैं मत करिए, लेकिन बताइए ना, हमारा प्रेफरेंशियल स्टेटस खत्म कर दिया मनमोहन सिंह ने, बल्कि रोक दिया था। 2000 फैक्ट्स पर बात कीजिए, सब लोग फैक्ट्स पर बात कीजिए। रेटरिक के लिए चिल्लाने का आपको भाषण का बहुत मौका मिलेगा। मनोज काका जी, विदेश रूस पे बताइए। विदेश से भारत के लिए अगर अलग अलग जो देशों में पीएम गए, यूएई में, अब भाई यूएई से हम अपना रिश्ता मजबूत कर रहे हैं तो इसमें क्या दिक्कत है? और वहां से हम अलग अलग डील्स कर रहे हैं ताकि हमारे गैस की सप्लाई जो है खास तौर पर वो प्रभावित ना हो। देखिए, ये बहुत आपका वाजिब सवाल है कि देश के प्रधानमंत्री अगर विदेशों का दौरा कर रहे हैं तो हमें किसी तरह की कोई ऐतराज नहीं है। वो 140 करोड़ जनमानस के प्रधानमंत्री हैं, वो जितना पक्ष के हैं उतना ही विपक्ष के हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का दौरा कोई व्यक्तिगत दौरा नहीं होता, वो देश के पूरे स्वाभिमान का दौरा होता है। देश सवाल इसलिए पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने आपसे 12 सालों में उन्होंने 100 लगभग 56-57 यात्राएं की है। हाउडी मोदी से लेकर के कौन कौन सी यात्राएं उन्होंने की है। लेकिन देश ने हासिल क्या करा? अगर देश ये पूछ रहा है कि देश की जो समस्या है, जो देश का जनमानस है, वो पेट्रोल पंपों पे खड़ा है, तो मेलोडी चाटी वो चॉकलेट खा करके वो पेट्रोल पंप उसके लाइन से तो उसकी समस्या का निदान नहीं हो जाएगा। जो गैस के लाइन में खड़ा है, देश ये पूछ रहा है कि आपका अगर इतना हासिल है तो जब आप प्रधानमंत्री बने, इस देश पर कर्जा 55 लाख करोड़ रुपए का था,
अब इस देश के ऊपर 255 लाख करोड़ रुपए का खर्चा है, तो इसका भी जवाब देश मांग रहा है। देश में जो स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व का जो प्लांट था, आप भी जान रही हैं, 2014 से पहले 3 था। इतने दिनों में प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बढ़ाया? अगर ये देश और पूरा नौजवान और हम आप सब जानते हैं कि एक बूंद भी हम डीजल पेट्रोल नहीं बना पाते, हमारे यहाँ उसका वो नहीं है, तो देश के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपना कोष बढ़ा लिया, 800 करोड़ रुपए की बीजेपी 12,000 करोड़ रुपए की हो गई, लेकिन स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व प्लांट एक भी नहीं बना। ये सवाल है देश के प्रधानमंत्री से। ठीक है, ये मैंने भी पूछा था, उसका जवाब मिला नहीं। प्रोडक्शन हमने क्यों नहीं बढ़ाया? अंजना जी जल्दी पूरा कर लीजिए, पूरा मैं खत्म कर रहा हूं। दूसरा सवाल ये है कि जो प्रधानमंत्री दूसरे को सलाह देते हैं कि स्वदेशी हो जाइए, वो प्रधानमंत्री जी आपके संस्थान लल्लन टॉप की रिपोर्ट है कि वो प्रधानमंत्री जी मोवाडो की घड़ी पहनते हैं, बुल्गारी का चश्मा लगाते हैं, मोंट ब्लैंक की पेन 1.5 लाख की रखते हैं। तो पर उपदेश कुशल बहुत तेरे जे आचर रही नर न घरे। मोदी जी भी कुछ स्वदेशी करके, उनके प्रवक्ता स्वदेशी, और साइकिल वही है जो आपको 24 में धूल चटा दी और 27 में आपको साफ कर देगी। ठीक है, एक जवाब आप दे दीजिए गौरव जी, उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा। राजनीतिक विमर्श ही साइकिल से शुरू हुआ है, तो अपना जबान, अपना विमर्श और भाषा ठीक रखिए। जल्दी से देखिए, सबसे पहले तो जितना दम होना इस बार लगा लेना, 2027 में आएंगे तो योगी जी ही, ये बात याद रखना। और इसकी वजह बता दूं, ये वो लोग हैं, भूलिएगा मत। ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा कि कौन आएगा। 400 पार वाला भी बात चल रही थी, ये तो समय बताएगा। जनता क्या सवाल पूछती है इनसे? सबसे पहले इन्होंने स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स की बात करी, अंजना जी, आपने भी कहा कि बताइएगा। मैंने बहुत साफ पूछा कि 3 के बाद कोई और बनी कि नहीं, आप बताइएगा चौथा कहां बना रहे हैं। अगर उनके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो भी बीच में बोलते हैं। जल्दी मुझे दो, जनता के भी 2-3 सवाल लेने हैं, जल्दी से। 3 स्टोरेज फैसिलिटी जो बनाई है 2014 के बाद, मैं बता दूं, विशाखापट्टनम में 1.33 मिलियन मेट्रिक टन जून 2015, मंगलुरु में 1.5 मिलियन टन अक्टूबर 2016 और कर्नाटका में 2.5 मिलियन मेट्रिक टन भाई साहब 2018। कांग्रेस की सरकार आप कोई उत्तर बारी से अभय जी प्लीज वेट फॉर ये डिबेट जनता तय करे। अगर प्रश्न आता हो मैं उत्तर दे रहा हूँ और मैं इनकी बातों को लिख रहा हूँ और ये बीच में कूद जाते हैं। पूरी तरह से सफेद झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है, ये तय हो जाएगा। लेकिन अभी के लिए सुनिए और नोट करिए। मुझे पता है कलम से आपकी कोई दोस्ती नहीं है, केवल कट्टे से है, लेकिन उसके बावजूद कहता हूं कि अपनी बारी में बोलिए प्लीज। भारतीय जनता पार्टी ने एडीआर की रिपोर्ट अच्छा, उन्होंने आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा आप भी संयम रखिए, बारी बारी से, क्योंकि दर्शक भी रिमोट उनके हाथ में नहीं। आप हाथ उठाइए, आपको मौका मिलेगा उस समय बोलेंगे आप, प्लीज जल्दी से पूरी। दूसरी बात अंजना जी, देखिए हमें एक बात समझनी होगी कि अभी कठिन परिस्थितियों में भी जब नरेंद्र मोदी जी ने अपील करी कि भाई सोना मत खरीदो, उन्होंने कहा विदेशी यात्रा पे मत जाओ, 140 करोड़ भारतीय कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए। उन्होंने कहा हम करेंगे। ऐसा क्यों है कि विपक्ष इतना गैर जिम्मेदार है? केवल कोसने का काम, केवल कहना कि ये गलत है, ऐसा क्यों है? जैसा आपने कहा नरेंद्र मोदी जी क्या विदेश यात्रा पे अपने कोई समर वेकेशन में गए थे, छुट्टियों में गए थे, मसाज कराने गए थे जैसे राहुल गांधी जाते, मेडिटेशन में गए थे? नहीं, वो गए थे अडानी की खदान के लिए, श्रीलंका गए उसके बिजली के कारखाने के लिए, अमेरिका गए मुकदमे के। पूरा कीजिए हर्षवर्धन जी, तब से खाली मुंह ताकने थोड़ी आए। नहीं, हर्षवर्धन जी हमारे बड़े भाई हैं, आप चाहें आप बोल लीजिए, पूरा कीजिए 2 लाइन में। मैं केवल एक बात कहूंगा और इससे सब सहमत होंगे। इन्होंने कहा विदेश नीति, मोदी जी ने इतनी विदेशी यात्रा करी, ये भूल जाते हैं ये वो मोदी जी हैं जिनके मां का देहांत हुआ, उन्होंने अंत्येष्टि करी और उसके बाद सीधा, क्योंकि तूफान आ रखा था दक्षिण भारत में, वहां पहुंच गए थे। और हम अपाचे और चिनूक किससे लेते हैं अंजना जी? अमेरिका से लेते हैं। S-400 किससे लेते हैं? रूस से लेते हैं। राफेल किससे लिया? फ्रांस से लिया। इजराइल, जिसको ये कहते हैं शत्रु देश है, उसने हमारी मदद करी ड्रोन और टेक्नोलॉजी देके। ये विदेश नीति नहीं है तो ये क्या है? ये मजबूत विदेश नीति है, क्योंकि हमारा देश मजबूत है, हमारे प्रधानमंत्री मजबूत है और कमजोर कड़ी कोई है तो ये विपक्ष। ठीक है ना, इसके बाद एक बार हर्षवर्धन जी बोलने, उसके बाद हर्षवर्धन जी माइक उठाइए और समझाइए। देखिए देश में अब ये तो सच्चाई है कि ये युद्ध हमने शुरू नहीं किया है, लेकिन उसके असर में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, इन सब की कटौती कीजिए, सोना मत खरीदिए, कई सारी बंदिशें। अब इस मुद्दे पर विपक्ष घेर रहा है कि ऐसे टाइम पर आप बाहर जा रहे हैं और देश के अंदर ऐसे हालात हैं।
नहीं जना जी, सबसे पहले तो एक विपक्ष का ये अधिकार है और नरेंद्र मोदी की जवाबदेही तय करनी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हो। लेकिन जरा सोचिए कि मोदी जी मेलोनी के लिए सोना तो लेकर नहीं गए, एक स्वदेशी कंपनी की 1 रुपए की मिलने वाली चॉकलेट लेकर गए और वो चॉकलेट ऐसा कमाल कर गई कि उस स्वदेशी कंपनी का बिजनेस बहुत बढ़ गया और सबको समझ में आ गया कि मेलोडी है। अब मेलोडी एक राइम होती है, एक संगीत होता है जो अच्छे मन से, जो बढ़िया देश का मूड है वो दिखता है। अब ये पता नहीं क्यों दर्द भरे नगमे की इच्छा रखते हैं। ये ठीक बात है कि भारत दुनिया के दूसरे देशों की तरह संकट में है, लेकिन वो संकट क्या है? वो संकट है क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल गैस की सप्लाई रुक गई है। अब कुछ चीजें जरूर जाननी चाहिए। जिस समय हम लोग ये 6 बजे की आपकी डिबेट देख रहे हैं, भारत में करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, 3:40 पर 265 गीगावाट की देश की इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड पूरी हो गई। 2013 में नॉर्दर्न ग्रिड फेल हो गया तो भारत में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, पूरा उत्तर भारत अंधेरे में डूब गया। 7 दिन लग गए थे उसको रिस्टोर करने में, ये यूपीए के शासनकाल में था। और जब रशिया से नहीं ले रहे थे ना तो ईरान से उसी वक्त बंद कर दिया था। फैक्ट ये भी है कि तभी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे और यूए जो तेल लेने का था ईरान से उसी वक्त कम करना शुरू कर दिया। ये गलत बोल रहे हैं। सबसे जरूरी बात, ईरान कांग्रेस अच्छी बात पार्टी ये की है, सरकार में बिल्कुल झूठ। जैसे ही फैक्ट आता है कांग्रेस के प्रवक्ता परेशान हो जाते हैं, हमारी संकट सरकार है। के समय में अच्छी बात यह है कि आपकी पूरी चर्चा में मेलोडी पर कम बात हुई, लेकिन क्या हमने सेमीकंडक्टर के समझौते पर बात की जिससे भारत के लोगों को रोजगार मिलेगा, नौजवान को अवसर मिलेगा? क्या हमने डिफेंस एग्रीमेंट पर बात की? क्या हम एग्रीकल्चर कोऑपरेशन पर किसी राहुल गांधी या किसी विपक्षी नेता के मुंह से सुन पाए? क्या हम ये सुन पाए कि कैसे जो नॉर्डिक कंट्रीज हैं, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस एज में बहुत आगे हैं, छोटे छोटे देश हैं लेकिन कमाल का इनोवेशन करते हैं, उनके साथ हमने जो समझौते किए उसको हमने देखा। हमने वो सब चर्चा नहीं की। क्यों? क्योंकि देश का नेता प्रतिपक्ष उसको प्रधानमंत्री का, दूसरे प्रधानमंत्री को मेलोडी चॉकलेट देने से कष्ट है। मैं फिर कह रहा हूं, चुनौती है लेकिन बहुत सलीके से भारत की सरकार मैनेज कर रही है। ठीक है, छोटा सा जवाब आप दोनों का, चूंकि फैक्ट्स पर था, जल्दी से सर। फिर रेटरिक में मत घुसिएगा, जिस फैक्ट पे आप टोक रहे थे उस पे बोलिएगा। नहीं बिल्कुल बिजली पे ही बता दें। नहीं देखिए, सबसे पहला तो झूठ ये बोला गया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बेंगलुरु में, विशाखापट्टनम में और पोद्दूर में 2005 की कैबिनेट का डिसीजन था। हाँ, ये बात सही है कि उसके फीते मोदी सरकार ने आकर काटे। इन्होंने कहा कि हम पोद्दूर में और चांदी खोल में उड़ीसा के कैपेसिटी इनहेंस करेंगे। मोदी जी ने अनाउंस किया 6.5 मिलियन मेट्रिक टन। आज जमीन तक उसकी अधिग्रहित नहीं की। हम कैसे ट्रैप में फंस गए? हमने सार्क छोड़ दिया साहब। अभी ये पाकिस्तान से प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं। हमने सार्क नेशन का ये कहा कि उरी ने, पाकिस्तान ने हमला किया, हम सार्क के नहीं जाएंगे। हम कहां चले गए? ग्लोबल नॉर्थ, हम ग्लोबल साउथ में साहब क्वाड अटेंड करने चले गए। आप ये कल्पना कीजिए कि हमारे आसपास के देश, ऑपरेशन सिंदूर में किसी एक देश ने हमारे समर्थन में वक्तव्य नहीं दिया। ठीक है, कि पाकिस्तान को, जो तीनों शक्तिशाली देश बिजली वो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, आज भी उसके साथ खड़े। बिजली की जो बात की है साथी, तो वो मैं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश के, हम लोग तो ग्रामीण अंचल से आते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में मैं पूछना चाहूंगा कि आप कृपया जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 3x6x60 का कितने क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट योगी आदित्यनाथ जी ने बनाया? एक नहीं बनाया। जितने उत्तर प्रदेश में क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बने, चाहे वो अनपरा में बने, चाहे कानपुर में बने, वो जो भी बना है माननीय समाजवादी पार्टी के सरकार में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया है उसको। तो जब आपने एक भी क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट बनाया ही नहीं, बिजली जो 2 रुपया 2.5 रुपया प्रति यूनिट थी, आज 6 रुपया 7 रुपया प्रति यूनिट उत्तर दे सकता हूं इसका? और वही जो बात है ना कि सड़क पे लिखे हुए सैकड़ों नारे ना देख, जमीन तू देख, आसमान के तारे ना देख, तो नारों से और अंजना जी, पहले लाइट कटती थी तो आसमान का तारा ही देखना पड़ता था। गर्मी में लोगों को छत पे ही सोना पड़ता था, आसमान का तारा ही दिखाते थे। ये सच बात यही है। मुझे भरोसा है कि साथी जवाब देंगे। 265 गीगावाट और सोलर एनर्जी ये भारत प्रोड्यूस कर रहा है। जवाब दे दो। आप हमें बताओ कितना क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट योगी आदित्यनाथ जी और बीजेपी की सरकार ने बनाया। मेलोडी टॉफी की बात हो रही है तो मैं राहुल गांधी सर से और कांग्रेस पार्टी से कहना चाहूंगी, अगर मेलोडी खाने और मेलोडी बांटने से देश का विकास हो रहा है तो मेलोडी खाना और बांटना देश के लिए हानिकारक नहीं है और सबको खाना चाहिए। तो विकास सबको खाना चाहिए बोल रहे हैं। आइए जल्दी। अगर आप मेलोडी खिला रहे हो तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा होगा ना, हम एक्सपोर्ट कर पा रहे होंगे ना, हमारी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पूरी। ठीक है, एक-एक करके जवाब, 3-4 सवाल है। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कांग्रेस अगर स्ट्रॉन्गेस्ट ऑल्टरनेटिव है तो इसका ग्राउंड सपोर्ट जो है वो दिखता क्यों नहीं है?
यहाँ तक कि एक नई पार्टी कॉकरोच के नाम से बनती है, उसका सपोर्टर्स आप देखिए अचानक कितने आते हैं। अगर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के विदेशी दौरे से भारत को बिलियंस डॉलर का फायदा हो रहा है तो विपक्ष को उससे क्या दिक्कत है, मैं पूछना चाहता हूँ। ठीक है, एक सवाल यहाँ पे। हाँ, नीचे आइए, माइक मैंने पकड़ा हुआ है। हाँ जी, जल्दी सवाल। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को मेरा नमस्कार। सवाल पूछो बेटा। ओके सर, मेरा सवाल ये है कि आप वैसे बीजेपी वाले बात करते हैं कि हम चुनौतियों का सामना कर लेते हैं, हमारी देश तरक्की कर रहा है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है अभी, तो नहीं, अब छठे हैं। ओके सर, मेरा कंसर्न ये है कि वैसे आप कहते हैं कि हम युवा को बढ़ावा देते हैं, ये वो हमारा युवा आज भी सर अनएम्प्लॉयमेंट में काफी ही ज्यादा आगे है। इसके पीछे का क्या कारण है आप बता सकते हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी पर आपका सवाल, चलिए जल्दी से। मैम मेरा कहना ये है कि अभी कांग्रेस, सवाल पूछिएगा, क्या कहिएगा? इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस है, 12-13 सालों से सेंट्रल में बीजेपी है, लेकिन फिर भी शर्म की बात यह है कि 5 दिन के अंदर जो बयान सुप्रीम कोर्ट से वायरल हुआ उससे कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी बन जाती है, और उसमें भी 13 मिलियन फॉलोअर्स कॉकरोच जनता पार्टी के हैं, 12 मिलियन फॉलोअर्स कांग्रेस पार्टी के हैं, 8 मिलियन फॉलोअर्स बीजेपी। इंस्टा की बात कर रहे हैं। हाँ, इंस्टा की बात। यही सवाल है कि आप विपक्ष पर उनको भरोसा नहीं हो रहा है। उसका मूल कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ। अरे गुरु, आपकी तरफ क्यों नहीं आ रहे? सुनिए ना अंजना जी, हाँ, ये सवाल है बच्चे का। वो राजनीतिक आंदोलन नहीं है, वो ये जो स्कैम्स कर रहे हैं, नीट की भर्ती परीक्षा घोटाले, राज्य दर राज्य इनके भर्ती परीक्षा और प्रवेश परीक्षा घोटाले, उसका परिणाम है। एक बच्ची ने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया मेलोडी को लेकर। हम भी तो यही कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मेलोडी खिलाइए लेकिन एक्सपोर्ट बढ़ाइए। प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स ने कहा कि चीन से बेतहाशा अनवांटेड इंपोर्ट कर रहे हैं, डंपिंग ड्यूटी तक नहीं, और $500 बिलियन की डील अगर अमेरिका से करते हैं तो जो अंजना जी कह रही थी कि वो ट्रेड प्लस पार्टनर है, 8 लाख करोड़ रुपए का माल हिंदुस्तान में बेचेगा अमेरिका। इसकी चिंता क्या भारत को नहीं होनी चाहिए? चलिए जवाब दीजिए। तथ्यों पे उत्तर होना चाहिए। और जो बच्चे का सवाल था, 2 चीजें हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि पावर जनरेशन में क्या इजाफा हुआ, तो योगी जी की बहुत उपलब्धियां हैं जिसमें लॉ एंड ऑर्डर हमने सही किया है। अभी देखा जेवर में एयरपोर्ट आ रहा है, बुंदेलखंड का गंगा एक्सप्रेसवे है। लेकिन पावर जनरेशन पे मैं बता दूं 2017 का आंकड़ा है 23,660 23,660 मेगावाट, और 2026 में 36,700 मेगावाट, 55% का इजाफा 10 साल में हुआ है। उत्तर प्रदेश की पावर जनरेशन कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूं, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी ही दोबारा आएंगे 2027 में। जितना दम है टूटी साइकिल वाले लगा दें। दूसरी बात, मेरे भाई ने यहाँ पे साथियों ने एक सवाल पूछा बेरोजगारी पे और कहा कॉकरोच की बात। तो क्योंकि मैं वरिष्ठ अधिवक्ता हूं और ये बहुत बड़ा मंच है हमें मिला है, हमें एक बात जाननी होगी। हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए नहीं कहा था। मैं व्यक्तिगत तौर पे बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, उन्होंने कहा था, केस था फर्जी डिग्री वाला था। देखो भारतीय जनता, बीच में ना बोले, कॉकरोच जनता पार्टी के साथियों सुनो, मेरी जिम्मेदारी, भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई कर रही है उस डंके की चोट पे कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी जस्टिफाई कर रही है। कॉकरोच जनता पार्टी के जितने हो गया, आपका भाषण हो गया अभय जी, गौर से सुनो अभय जी, बारी बारी से। मैं क्यों बता रहा हूं ये आवश्यक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश कोई बात कहें और सोशल मीडिया अगर गलत तरीके से उसको दिखाए और वो स्वयं बयान दें कि मैंने फर्जी डिग्री वालों के लिए कहा है, तो ये मेरी जिम्मेदारी है और इससे मैं पीछे नहीं हटूंगा कि उन्होंने इसके लिए कहा था। और मुझे लगता है यहाँ जितना यूथ बैठा है, अगर आप सहमत हैं कि सच्चाई सामने आनी चाहिए तो एक बार ताली बजाइए और इनको पता चले। चुप हो जाइए, सुनिए, ले ले, यही दिक्कत है, कोर्ट संज्ञान ले लेना। अरे आपको नहीं पता है कोर्ट वोट के बारे में? अरे आपको राहुल गांधी ने कान पकड़ के कहा था आई एम सॉरी, मोदी जी को झूठ बोल दिया मैंने, मुझे माफ कर दीजिए, वो ऑर्डर दे दूंगा आपको। चुप हो जाइए। पर गौरव जी, किसी के लिए भी कॉकरोच जैसे शब्द का इस्तेमाल गलत है तो गलत है। मैं आपको एक बात बताता हूं, जब हम लोग कहते हैं कि जो देश से गद्दारी करेगा आतंकी है, कोई चोर है, उसके खिलाफ सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। अरे किसानों को भी आतंकी कहते थे, फिर शुरू हो गया आंदोलन करे तो आतंकवादी, ये मिट्टी में मिलके ही अग्निवीर के खिलाफ छात्र बोले तो बोले मिट्टी में ही मिलेगी पार्टी। हर बार में सर्टिफिकेट बांटने का, हर बार बोलते हैं 1 लाख वोट कम हो जाते कांग्रेस पार्टी के, फिर भी बोलते चलो बोलो भैया 1 लाख कम कराओ। देश की बस वोट की चिंता करते रहते हैं।
एम्प्लॉयमेंट पे आपकी बात का उत्तर दूंगा। जो इस लड़के ने पूछा कि एम्प्लॉयमेंट इतनी बड़ी समस्या है, मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं। 2024 का चुनाव हुआ, जनता ने आशीर्वाद दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री तीसरी बार लगातार बने। क्यों? 18 से 18.5 करोड़ नए ईपीएफओ देख रहे हैं। मैं चुप क्यों हो जाता हूं? मैं दिखाना चाहता हूं कितने हल्के लोग हैं, इनसे हमें चर्चा करनी पड़ती है। बताइए, एक आंकड़ा नहीं दिया। सोनिया मम्मी क्या कहना है? आ जाओ भैया, आ जाओ। अरे भाटिया मेरी क्लास लगा रहा है, मैं क्या करूं? राहुल गांधी तो भाग गया, मेरी तो हवा टाइट है, मेरे गुब्बारे में तो छेद हो गया। छोड़ो भाई, नहीं हो पाएगा तुमसे। जाओ भैया, राहुल गांधी के जूते उतर लो, पॉलिश करो बढ़िया से। नहीं हो पाएगा, ये डिबेट है, ये दिमाग की बुद्धि मांगता है। विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। ये राहुल गांधी को पता है, गद्दी मिली, बुद्धि नहीं मिली। अब सुनिए, रोजगार पर जो सवाल था गौरव भाटिया जी जवाब 18.5 करोड़। जिम्मेदारी से कहता हूं, गलत हो तो जो कहेंगे हार जाऊंगा। 18.5 करोड़ नए ईपीएफओ अकाउंट बने, नई नौकरियां मिली लोगों को। दूसरा, हमने रोजगार मेला लगाया, करीब 18-19 लाख सरकारी नौकरियां केवल केंद्र सरकार के थ्रू युवाओं को मिली। तीसरा, मुद्रा योजना, हमारी जो योजना है, 42-43 करोड़ लाभार्थी हैं जो चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योर बने, वो अपना बिजनेस चलाए। हमने उनको लोन दिया जिससे कि वो कर सके। ये क्या कहते हैं? अरे इतना कम लोन, 1 लाख रुपए। अरे हमने मदद तो करी, तुम्हारी तरह चोरी तो नहीं करी, क्राइम मास्टर गोगो तो नहीं बने। राहुल गांधी आया हूं तो तेरा कुछ तो लेके जाऊंगा, पॉकेट से 1 रुपया निकालो, शर्म करो। मनोज काका जी, कितना महीने से झूठ बोला जा रहा है। इस देश की सदन में जब नरेंद्र मोदी 9 साल जब प्रधानमंत्री रह लिए, तो एक सांसद ने पूछा कि आपने कितना दिया है लोगों को रोजगार। तो इस देश के सदन में, राज्यसभा में जो उच्च सदन है, सरकार ने बताया कि 7,29,000 मात्र हमने जवाब दिया। और वही प्रधानमंत्री का कौन भाषण नहीं सुना होगा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। अब 2 करोड़ रोजगार क्या 1 करोड़ हर साल दिया होते तो 12 साल में तो आपको 12 करोड़ देना चाहिए, कहां दे पाए? तो जो झूठ, जो 15 लाख से लेके 2 लाख, वो जो झूठों वाली बात है, 18 करोड़ को 10 से डिवाइड करो। से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पर लिखा है सच बोलो। ये हालात है, कोई भी सच। आपने पूछा, आपका सवाल मैं करता हूं अंजना जी, आपने पूछा सरकार अगर लोगों को राहत देना चाह रही है तो डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में कब लाएगी? सरकार बताए। जीएसटी आप रिफाइनरी कंपनियों का तो लाखों करोड़ों। अच्छा, एक सवाल का उत्तर दो, फिर मैं भी दूंगा। अच्छा क्या पूछा? सस्ता हो अच्छा क्या पूछा? आप सुनो, ये बता दो। चलिए आप सब देखेंगे। एक सवाल पूछा, मैं पूछ के फिर उत्तर दूंगा। कौन सा रिफाइनरी का आदमी है जो पूरा देश डरते हो? तो कैसे पूछो, बताइए। आप डरते हो? ये कौन उद्योगपति है कि जब पूरा देश जलाता हो अमेरिका में? चलिए ये बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आप सबको बताएंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में जीएसटी काउंसिल का प्रावधान है और कैसे जीएसटी काउंसिल में लाया जा सकता है? बताओ, फिर मैं बताता हूँ। संविधान के सरकार को यह पावर है। संविधान में पूछ रहा, पढ़ाई नहीं है, संविधान पढ़ाई नहीं है तो सरकार पता नहीं। आपको 279 है, आर्टिकल 279 है, कैसे वकील हो? जीएसटी का कानून है, संशोधन उसके दायरे में ला सकते हो। चलिए, हर राज्य का वेट के हिसाब से वोट होता है, 3/4 मेजॉरिटी चाहिए अगर जीएसटी में शामिल करना है, लेकिन ये अभी तक नहीं हो पा रहा है। इन सब के बीच आप सभी का बहुत धन्यवाद। वक्त इतने की इजाजत देता है। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। लेकिन आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा हमारे साथ। ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको बताएंगे कि आखिर देश में मजहब, मस्जिद और अवैध कब्जे का गठजोड़ क्यों चल रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि बंगाल में सरकार सनातनी, क्या इसीलिए कुर्बानी पर तनातनी, और आखिर में बताएंगे कि देश में कॉकरोच वाली सोच कितनी हिट है। देखते रहिए आज तक। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।